स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था सॉइल मैकेनिक्स का, उसमें हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलास वगैरह प्रॉपर्टीज आप सॉइल के थे वो डिस्कस करे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बढ़िया से अपनी जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनको 1 बाय 1 करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन को, किस तरीके से हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हर बार मैं बोलता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसको पढ़ ले इसलिए रहे हैं हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी को। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी साइल है ना उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का हमारा एक ही मोटिव है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी साइल की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो साइल की क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस में हेल्प करती हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सॉइल की जे सॉइल की क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज हमारी क्या करती हैं, इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द साइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइल। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपनी इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, हम लोग वाटर कंटेंट देखेंगे। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं बढ़िया से। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, साइल की क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो कौन सी देखेंगे, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वाटर कंटेंट है हमारा, इससे हम लोग साइल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वाटर कंटेंट की हेल्प से साइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वाटर कंटेंट को हमने ये पढ़ रखा है, ये हमारा वाटर कंटेंट होता है, ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ बोलूँ आपको कि हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है एक सॉइल में और एक सॉइल में हमारा वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहा है। ये भी कोई सॉइल है जिसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है और ये भी हमारी सॉइल है। एरो का पता है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा तो इंक्रीज, यहाँ पे डाउन की तरफ है तो वो डिक्रीज होगा। अब हमें वो ये बताना है कि ये कौन सी सॉइल होगी। अगर हमारा वाटर कंटेंट किसी सॉइल में इंक्रीज करता है तो वो हमारी कौन सी सॉइल होगी, और अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज करता है तो वो कौन सी सॉइल होगी। तो यहाँ पे मैं सॉइल लिख देता हूँ आपके पास, फाइन ग्रेन सॉइल है हमारे पास एक, FGS लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो इन दोनों में से आपने बताना है मुझे कि कौन सी सॉइल में हमारा इंक्रीज़ करेगा और कौन सी में डिक्रीज़ करेगा। तो मेन इससे हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर कंटेंट किस तरीके से हेल्प कर रहा है साइल की क्लासिफिकेशन में। अब वाटर कंटेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉइल है, बना देते हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये सॉलिड आ गया हमारा, ये वाटर आ गया और ये एयर आ गया।
अब यहाँ पे अगर हम चीज़ देखें तो क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो वाटर कंटेंट बेसिकली इंक्रीज कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, वॉइड्स क्या होंगी, क्योंकि वाटर वाटर किस में स्टोर होता है, वॉइड्स में, तो वॉइड्स ज़्यादा चाहिए तभी वाटर कंटेंट हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब सॉइल में क्या होंगी, वॉइड्स क्या होंगी, कम होंगी। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि वॉइड्स किस में, यहाँ पे आपकी जो वॉइड्स हैं किस में ज़्यादा होती हैं, हमारी फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। और कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर हम बात करें तो कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड्स फाइन ग्रेन के सॉइल के कंपैरिजन में कम होती हैं। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो वो कौन सी सॉइल होगी, फाइन ग्रेन सॉइल होगी। ये आपके 2 MCQ बन गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। अगर हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज करता है तो कौन सी सॉइल हो जाएगी, फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगी। अगर डिक्रीज करता है तो कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगी यहाँ पे। अब वाटर कंटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें किसकी, वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट क्या हो सकता है हमारा, वाटर कंटेंट माइट गेट्स चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे, मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपने सॉइल का कोई सैंपल, साइट है हमारे पास, साइट से आपने क्या करा, कोई सॉइल का सैंपल उठाया। अब उस सैंपल का ना वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है अगर हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में उसको कहीं से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा जो वाटर कंटेंट है तो वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जो वाटर कंटेंट है हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें सॉइल के ऊपर कौन सा टेस्ट कर लेना है, वाटर कंटेंट फाइंड करने का टेस्ट कर लेना है, ताकि उसका क्या है कि वाटर कंटेंट उसमें हमें एक्चुअल रिजल्ट मिल सकें। अगर हम लोग उसके बाद में देखिए, अगर कोई टेस्ट हम लोग पहले करते हैं उसके ऊपर कोई और टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इससे ये होगा कि आपका जो वाटर कंटेंट है ना वो इतनी चेंज हो सकता है, वो उसकी वैल्यू में अल्ट्रेशन आ सकती है, अल्टर हो सकता है उसका रिजल्ट। तो हमें क्या करना है कि हमारा वाटर कंटेंट का टेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, तो ये क्या करना है, हमें पहले कर लेना है। तो इट इज़, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड वाटर कंटेंट, WC को मैं वाटर कंटेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, वाटर कंटेंट ड्यूरिंग एनी अदर टेस्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन किस तरीके से इंडेक्स प्रॉपर्टी है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टी क्यों है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज हेल्प करती है हमें सॉइल की क्लासिफिकेशन में। अगर हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो कौन सी सॉइल होगी, फाइन ग्रेन सॉइल होगी। अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाटर कंटेंट क्या है, सॉइल की क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। अब वाटर कंटेंट जो होता है ये क्या हो जाता है हमारा, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर इसको ज़्यादा देर के लिए हम स्टोर करके रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में तो ये क्या हो सकते हैं, इसका रिजल्ट अल्टर हो सकता है, इसकी वैल्यूज़ जो हमें गलत मिल सकती हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी सबसे पहले हम लोगों क्या करें कि वाटर कंटेंट के टेस्ट को परफॉर्म करें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैथड्स। भी क्या करने वाले हैं हम लोग, मेथड्स देखने वाले हैं, मेथड्स टू फाइंड वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, उसका भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कहीं अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो आपका है,
आप सबने इसका नाम सुन रखा होगा, ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड से हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सेकंड हम कौन सा लिख सकते हैं यहाँ पे, पिक्नोमीटर। ये दो तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आप सबने इनके नाम सुन रखे होंगे, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर के बाद अगर मैं बात करता हूँ तीसरा, तो तीसरा हमारा यहाँ पे आपने सुना होगा टॉर्सन बैलेंस मेथड। टॉर्सन बैलेंस मेथड। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा आ जाता है, सैंड बाथ मेथड हो जाता है हमारे पास। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका। नाम तो इन सब के इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू के तौर पे इनके नाम भी बड़ी बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो हमारा वाटर कंटेंट का मेथड नहीं है। तो ये सारे के सारे नाम जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, और इनके टेस्ट किस तरीके से करने हैं ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद एल्कोहल मेथड हो गया। एल्कोहल मेथड। सिक्स नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो सिक्स नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सेवन्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड। तो ये 7 टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये टेस्ट के नाम जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप स्टार करके लिख लीजिए। ये आपको नाम जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो आपको एमसीक्यू के तौर पे बहुत बार क्वेश्चंस आप देखेंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनको पूछा गया है कि सिर्फ नाम ही पूछ लिए जाते हैं आपको एग्जाम में, कि बताइए इनमें से कौन सा वाटर कंटेंट का मेथड नहीं है। या आपको ये पूछा जाता है कि 4 मेथड लिखे होंगे, इनमें से कौन सा मेथड जो है जो वाटर कंटेंट फाइंड करने के काम आता है। तो ये सब आपको पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं इसका फर्स्ट मेथड, ओवन ड्राई मेथड। कौन सा मेथड देखने वाले हैं, ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करेंगे वाटर कंटेंट को। तो ओवन ड्राई मेथड को प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे फील करा दूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग ना ये मेथड ना साइड पे कर रहे हो, इस तरीके से मैं आपको फील कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर मेरे साथ बने रहिए, मैं इस तरीके से आपको ओवन ड्राई मेथड पढ़ाऊंगा कि अगर आपने कभी भी, अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे इसको नहीं भी परफॉर्म किया होगा, तब भी आपको यहाँ पे लगेगा कि आप लोगों को अगर ये परफॉर्म करने को दिया जाए तो आप इसको आराम से परफॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले जो आपके इसके एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो पॉइंट है, ये कौन सा मेथड है, लैब मेथड है। कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप मतलब अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में पूछा गया है कि ओवन ड्राई मेथड कौन सा मेथड होता है, तो लैब मेथड है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है, जितने भी मेथड मैंने पीछे लिखे हैं उनमें से सबसे ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड। मोस्ट एक्यूरेट मेथड किसके लिए, अब कोई बच्चा कल पूछेगा मेरे को कि सर मोस्ट एक्यूरेट मेथड था किसके लिए, तो टू फाइंड, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट। तो ये ओवन ड्राई मेथड है, ये हमारा क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, क्या फाइंड करने के लिए, वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें मेरे को लगेंगी वो मैं लिख देता हूँ। वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई हमारा जो वेट ऑफ सॉलिड होता है, इसके बराबर होता है। या इसको हम लोग अगर मास के टर्म में लिखना चाहें तो मास ऑफ वाटर
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड भी हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें देखेंगे यहाँ पे अगर मास के टर्म में देखेंगे तो आप कई बार अगर मास के टर्म में करते हैं तो इसको मास के ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग कहाँ जाते हो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लो चार्ट बनाऊँगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट को आपने फॉलो करना है। सेम फ्लो चार्ट क्या करना है, आपको अपने पास बना लेना है। किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं हम लोग, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइट है। तो साइट से हम लोगों ने क्या करा, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, सॉइल सैंपल। ये साइड पे है, सारा काम अभी कहाँ पे हो रहा है, साइड पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक साइल का क्या लेंगे, सैंपल उठाएंगे। हमने साइड से क्या करा, एक सॉइल का क्या करा, सैंपल लिया। अब इस सैंपल को उठा लिया हम लोगों ने, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इस सैंपल का हमें फाइंड करना है वाटर कंटेंट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल को हम लोग कहाँ पे ले आएंगे, लैब में ले आएंगे। अब हमने क्या करा, इस सैंपल को कहाँ पे ले आए, लैब में ले आए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप बीच में जो जैसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि साइल सैंपल को लैब में ले आए। अब हम लोगों ने क्या करा, इस साइल सैंपल को लैब में ले आए हैं। लैब में अब हमें क्या चाहिए, ये बना रहा हूँ मैं बे मशीन। ये क्या है हमारी, बे मशीन है, बेड मशीन ये होती है आपकी। ये आपकी बेड मशीन है। और एक क्या चीज़ चाहिए आपको लैब में, हमें चाहिए एक कंटेनर चाहिए, ठीक है। तो कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी कंटेनर लेंगे। तो मान लेते हैं हमारा, हम सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये एम्प्टी कंटेनर लेंगे, उसका हमें क्या करेंगे, बेड करेंगे। तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये क्या ले लिया, एम्प्टी कंटेनर ले लिया हम लोगों ने। क्या है ये, एम्प्टी कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। कंटेनर को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करेंगे टू रिमूव वाटर। कि इस कंटेनर में अगर कोई भी पानी शानी वगैरह लगा होगा तो उसको रिमूव करने की, और उसको क्या कर लेंगे, इस कंटेनर को ड्राई कर लेंगे बढ़िया से। तो अभी तक की कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग गए साइड पे गए हम लोग, वहाँ से हमने उठाया एक साइल का सैंपल। सैंपल को उठा के लैब में ले आए। लैब में उठाने के बाद में हम लोगों ने क्या करा, अपना कंटेनर लिया, कंटेनर को बढ़िया से ड्राई कर लिया। जब वो ड्राई हो गया कंटेनर तो उसको क्या करा, बेड मशीन के ऊपर क्या करा, उसका बेड कर लिया। तो उसका बेड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर वेट लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका बेड कितना आ गया हमारे पास, M1 आ गया। ये इसका कंटेनर का वेट है, ये किसका है, M1 क्या है, कंटेनर का वेट आ गया M1। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कंटेनर का वेट कितना है, M1 है। ये आगे मैं लिखवा दूंगा, यहीं पे लिखवा देता हूँ चलो आपको। ये क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी मास लिखो, यहाँ पे आप बेड लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये क्या है, एम्प्टी मास ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर को बढ़िया से हम लोगों ने ड्राई कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में क्या करेंगे, आगे आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो सॉइल है हमारी, सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल को कंटेनर में फिल करेंगे। कंटेनर में
फिल करेंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने जो सॉइल का सैंपल था उसको क्या कर दिया, कंटेनर में फिल कर दिया। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं कंटेनर में। ये आ गया हमारा वेट मशीन आ गई आपकी। इसके ऊपर हम लोगों ने ये कंटेनर रखा हुआ था। इस कंटेनर में आप क्या करेंगे, अगर हम लोग जब सॉइल को डालेंगे तो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, जैसे हम दिखाते हैं। ये आ गया सॉलिड, ये आ गया वाटर, और ये आ गया एयर। क्योंकि हमने साइड से जो सॉइल उठाई हुई है, ये नॉर्मल कंडीशन में सॉइल उठाई हुई है। कौन सी है, नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब कंडीशन यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं। हमारी सॉइल नॉर्मल कंडीशन में है यहाँ पे। तो इस सॉइल में हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर सॉलिड भी देखने को मिलेंगे, वाटर भी देखने को मिलेगा, और एयर भी देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से वेट ले लेंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा, m2 के बराबर आ जाएगा। अब m2 जो है हमारा, ये किसके बराबर आएगा, एक तो इसमें क्या आ जाएगा m2 में, एक तो हो गया हमारा m1। देखो एक तो कंटेनर था खाली, खाली कंटेनर का भी मास जो था वो आ गया m1। और इसमें और क्या है, एक तो हमारा जो सॉइल का सैंपल है वो आ जाएगा, प्लस सॉइल सैंपल है इसमें। आपको बढ़िया से समझ आ रहा होगा, मैं ये सोचता हूँ। यहाँ पे आशा करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर हमारा खाली था, खाली कंटेनर का मास कितना था, m1 था। जब हम लोगों ने इसमें सॉइल डाल दी तो हमने डाला क्या है, सॉइल का सैंपल डाला हुआ है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा, m2 जो मास निकल के आएगा उसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या होगा उसमें, एक तो होगा हमारे पास एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल का जो सैंपल है वो होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद में इसका जो प्रोसेस है यहाँ पे लेके जा रहा हूँ आगे मैं। इसको डाल देंगे हम लोग कहाँ पे, ओवन में। ओवन आप सबने देखा होगा, आपने लैब में देखा होगा। अगर किसी बच्चे ने ये प्रैक्टिकल कर नहीं करा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाके पिक देखनी है, ओवन की पिक देखनी है। तो अब वहाँ पे आप सिंपली सर्च बार में लिखिएगा इमेज ऑफ द ओवन विच इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग द सॉइल सैंपल टू फाइंड वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए जो ओवन है, सिंपली अगर आप ओवन भी सर्च करेंगे ना, मतलब ओवन लिख के ओवन इन सॉइल मैकेनिक्स, तो वो वहाँ पे आपको इमेज दिखा देगा ओवन की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओवन में सॉइल सैंपल को प्लेस कर देंगे। सॉइल सैंपल को प्लेस करेंगे। आपको ये बच्चा ये मत सोच लेना कि सिर्फ सॉइल सैंपल को, इस पूरे जो कंटेनर है, कंटेनर के बीच में क्या है हमारा, सॉलिड वाटर एयर है। तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, किसमें, ओवन में रख देंगे पूरे को। अब कितने टाइम के लिए यहाँ पे रखना है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कितने डिग्री टेम्परेचर है, T°C के लिए टेम्परेचर है हमारा। और कितने टाइम के लिए रखा, हमने टी टाइम के लिए रख दिया, यहाँ पे T के लिए रख दिया। अब ये टी कितना है, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो कौन सी सॉइल के लिए कितना टेम्परेचर रहता है और कितना टाइम रहता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल हमने क्या करा, अपने इस कंटेनर को जो था जिसमें हमारा था सॉलिड था, वाटर था, एयर था, सैंपल को हमने ओवन में रख दिया। ठीक है, T°C के लिए, T डिग्री टेम्परेचर पे और T°H पे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टी किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सॉइल। ये भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन सॉइल। सॉइल कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है अलग करेगा, इनऑर्गेनिक सॉइल है तो ये अलग रहेगा। तो ये देखेंगे, अगर सैंड है तो उसके लिए अलग रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके बाद में जब हम लोगों ने उतने टाइम के लिए रखा उसको, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस सैंपल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या है, फिर से हम अपने बनाएंगे, बे मशीन बनाएंगे। ये हमारी वेट मशीन है। तो बेड मशीन के ऊपर क्या रखा हुआ था, हम लोगों ने अपना सैंपल रखा हुआ था। अब सैंपल में क्या होगा, ओवन में रखने से क्या होगा, एक तो सॉलिड बच जाएगा, एक एयर बच जाएगी, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
तो इसका जब हम मास करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके मास को मैंने बोल दिया यहाँ पे M3। क्या बोल दिया मैंने, M3 बोल दिया। M3 किसके बराबर होगा, एक तो इसमें आ जाएगा हमारे पास M1 कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। कौन सी सॉइल आ जाएगी इसमें, ड्राई सॉइल आ जाएगी, क्योंकि ड्राई सॉइल कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है वाटर बिल्कुल नहीं होता। अब इसमें क्या है, सॉलिड और एयर है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने सारे मास फाइंड कर लिए हैं। तो इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग अपनी साइड पे गए, साइड पे जाके हमने एक साइल सैंपल लिया, साइल सैंपल को लेके हम लोग लैब में आ गए। लैब में आने के बाद हम लोगों ने बेड मशीन ली, अपने कंटेनर को ड्राई करा, ड्राई करने के बाद में उस कंटेनर का बेड ले लिया, वो M1 आ गया। उसके बाद में सॉइल सैंपल में जो हमारा कंटेनर था उसमें अपना सॉइल सैंपल डाल दिया, फिर से उसका बेड करा, बेड करने के बाद में वो M2 आ गया। M2 के बाद में उसको क्या करा, हमने ओवन में रख दिया। ओवन में कितने टाइम के लिए रखा, T टाइम पे रखा, और कितने टेम्परेचर पे रखा, T टेम्परेचर पे रखा, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा। वो टाइम जितना था डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अभी मैं लिखवाऊंगा आपको कौन सी सॉइल के लिए कितना होता है। तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा, उसको ओवन से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में हम लोगों ने क्या करा, बेड मशीन पे फिर से मेज़र करा अपना M3 यो हम लोगों ने मास मेज़र कर लिया। ये किसके बराबर आ गया, M1, यो हमारा सॉइल का एक यो एम्प्टी बेड था कंटेनर का, प्लस उसमें जो ड्राई सॉइल है ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पे जाके अब इनकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, वाटर कंटेंट होता है हमारा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड आप बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें क्या करना है, वाटर का वेट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सॉइल है, यहाँ पे M2 में क्या क्या है, एक तो कंटेनर का वेट है प्लस सॉइल का वेट है। तो इस सॉइल में क्या क्या है, सॉइल सैंपल में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या है, वाटर है प्लस एयर है प्लस सॉलिड है। ठीक है, इस ड्राई सॉइल में क्या क्या है, सॉलिड है प्लस एयर है। अगर मैं M2 में से M3 को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, M1 और M1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, वाटर एयर और सॉलिड है, एयर और सॉलिड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ वाटर बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा, किसका, वाटर का निकल के आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं M2 माइनस M3 बोल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, M2 माइनस M3। अब जिस बच्चे को इसमें भी डाउट हो रहा है तो यहाँ पे मैं ये भी आपके लिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ कोई नहीं लिखेगा आपके लिए। मास ऑफ वाटर में हम लोग M2 में क्या था, एक तो M2 में क्या था, M1 कंटेनर प्लस यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्या था, यो उसमें क्या, इसमें क्या था, वाटर था प्लस एयर था प्लस सॉलिड था। अब इसमें से माइनस हो रहा है फिर से, M1 माइनस एयर और माइनस सॉलिड। तो ये चीज़ गई, ये चीज़ गई, ये चीज़ कहीं लिखिएगा मत, जिससे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एयर भी गया, सॉलिड गया, तो बचा क्या, वाटर का मास बचा ना सिर्फ। तो ये आ गया मास ऑफ वाटर हमारे पास। अब नीचे क्या लिखना है, सॉलिड का मास लिखना है हमें। तो मास ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉलिड कैसे निकाल लेंगे हम लोग। अब मास ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंटेनर का वेट है, और ये क्या है हमारे पास, इसमें कंटेनर का वेट माइनस कर लेंगे तो ड्राई सॉइल बच जाएगा। ड्राई सॉइल में क्या है, सॉलिड और एयर है। तो यहाँ का हम लिख सकते हैं कि ये एयर होती है, तो यहाँ पे एयर हैज़ नो मास, मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो मास। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एयर का जो होता है वेट हम लोग किसके बराबर लेते हैं, इक्विवेलेंट लेते हैं, हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो एयर का हम लोग जो मास है वो कितना मानते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड बच गया सिर्फ, तो हम बोल सकते हैं कि किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा M3 माइनस M1 के बराबर आ जाएगा, M3 माइनस M1। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू, इसको आप एक बार देखेंगे ना तो दूसरी बार आपको लाइफ टाइम इसको ना पूरा आपको लर्न हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। M1 प्लस इसमें क्या क्या है, सॉइल में सॉलिड है प्लस एयर है, और एयर आपको पता है किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, तो बचा है सिर्फ सॉलिड। इसमें से माइनस हो रहा है क्या, M1। तो यहाँ से क्या होगा, M1 और M1 गया,
एयर उसके बराबर हो गया तो सॉलिड बच गया, तो ये किसका आ गया, सिर्फ ये जो सॉलिड बच रहा है ये किसके बराबर आ रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे वाटर बच रहा था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या सॉलिड बच रहा है, तो मास ऑफ सॉलिड के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है अपना, तो वाटर कंटेंट इक्वल टू M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाई M3 माइनस M1। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपके लिए एक ही स्लाइड पे प्रॉपर। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा ये हमारा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाई M3 माइनस M1। तो ये हमारा क्या आ गया, वाटर कंटेंट फाइंड करने का वे आ गया। इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम लोग अपना वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई थी किसकी, टेम्परेचर की। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि कितना, जो आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए यहाँ पे कि T डिग्री सेल्सियस पे और T हावर पे, तो ये डिपेंड्स करता है सॉइल पे। अभी हम यही चीज़ देखेंगे कि कौन सी सॉइल के लिए कितना टेम्परेचर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास अब यहाँ पे पॉइंट्स वाइज लिखिएगा। अगर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल है, ये आपको MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको लिख लेना है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 60 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर हमारे ऑक्सीडाइज होने लगेंगे। इफ़ अबव दिस टेम्परेचर देन ऑर्गेनिक मैटर will be ऑक्सीडाइज्ड। ये आ गया हमारा ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको टेम्परेचर याद रखना है कितना होता है हमारा, 60 डिग्री सेल्सियस होता है। मेन आपका यही पॉइंट है टेम्परेचर का। ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं किसका, हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करेंगे हम लोग। इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए हमारा टेम्परेचर कितना होता है, इसके लिए हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं ओवन का, इसके लिए टेम्परेचर होता है हमारा 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो 105 डिग्री सेल्सियस टू 1010 डिग्री सेल्सियस। और इफ़ 1010 डिग्री सेल्सियस, इफ़ 1010 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिएगा यहाँ पे, इफ़ अबव दिस टेम्परेचर, अबव दिस टेम्परेचर मतलब 110 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देन हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे साथ क्या होगा कि लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर, लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर। तो हमारे स्ट्रक्चरल वाटर का इसमें क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा अगर हमारा टेम्परेचर जो है 105 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई सॉइल है जिसमें क्या है, हाई जिप्सम कंटेंट है, सॉइल, यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको हर एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए छोड़ नहीं रहा यहाँ पे मैं। सॉइल विद, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद हाई जिप्सम, अगर सॉइल विद हाई जिप्सम कंटेंट है तो उसके लिए जो हम लोग टेम्परेचर रखते हैं,
इसके लिए जो टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, लेस देन होगा हमारा, किससे लेस देन होगा, 80 डिग्री सेल्सियस है। हमें जो टेम्परेचर रखना है वो लेस देन रखना है 80 डिग्री सेल्सियस से। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, इफ़ मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस देन, अगर 80 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है देन लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। एक वर्ड आपने ऊपर देखा होगा स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए। अभी मैं आपको ये सारे पॉइंट समझाऊंगा क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे अब वन बाई वन इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर हमें 60 डिग्री सेल्सियस रखना है, उससे ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिक वाटर ऑक्सीडाइज होंगे, सिंपल सी चीज़ है। इनऑर्गेनिक सॉइल में टेम्परेचर 105 से लेके 110 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रखना है। 110 से ज़्यादा रखेंगे तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या होगा, हमारा लॉस होगा। अब स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है बेसिकली, तो स्ट्रक्चरल वाटर हमारा वो वाटर होता है जो क्या होता है, हमारे जो सॉलिड के साथ में जो केमिकली कंबाइंड होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वाटर हमारा वो वाटर होता है जो सॉइल के साथ, हमारा जो सॉइल सॉलिड के साथ हमारा क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होता है। और ये जो वाटर होता है ना हमारा, नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में हमारा ये वाटर रिमूव्ड नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर आपको अलग से पढ़ना है तो फिर आपको सारे वाटर पढ़ने पड़ेंगे, ग्राउंड वाटर, कैपिलरी वाटर, पोर वाटर, स्ट्रक्चर वाटर। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर वाटर सिर्फ इतना समझिए। बाकी ये वाटर ये हम इरीगेशन वगैरह में पढ़ेंगे, जब इरीगेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, जो केमिकली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिकली कंबाइंड विद सॉलिड्स। तो ये वाटर क्या होगा, लॉस होगा इसका। अब अगर सॉइल है जिसमें क्या है, हाई जिप्सम कंटेंट है, तो उसमें टेम्परेचर कितना रखना है, 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है हम लोगों को। ये टेम्परेचर हम ओवन का रख रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। इफ़ मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या होता है, जिप्सम किसके बराबर होता है, CaSO4 इंटू, CaSO4 इंटू इसके साथ क्या रहता है हमारा, इसके साथ रहता है हमारा 2 टाइम्स H2O। तो ये जो हमारा 2 टाइम्स H2O है ना, ये क्या होता है हमारा, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हमारा क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर जो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका क्या होगा, ये लॉस होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट हम लोग और लिखेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं सैंड और ग्रेवल के लिए। अभी हम लोगों ने टेम्परेचर देख लिया, अभी बात करेंगे हम लोग किसकी, टाइम की। अगर हमारा सैंड एंड ग्रेवल है, सैंड और ग्रेवल के लिए टाइम कितना रखते हैं ओवन का हम लोग, तो टाइम की अगर बात करते हैं तो कितना टाइम चाहिए ड्राइंग को, ड्राइंग करने के लिए 4 to 6 आवर्स। किसके लिए, सैंड और ग्रेवल के लिए। अगर हमारे पास क्ले और सिल्ट है, क्ले है या क्या है, क्ले एंड सिल्ट, तो इनके लिए कितना चाहिए हमें टाइम, इनके लिए हम लोग टाइम कितना सेट करते हैं हमारा, 16 to 20 आवर्स। पूरे अगर टेस्ट की ड्यूरेशन की बात करें, टेस्ट की ड्यूरेशन, जो हमारा ये टेस्ट है इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है। अगर आपको पेपर में आ जाता है कि जो वाटर कंटेंट है हमारा, ओवन ड्राई मेथड है, ये जो टेस्ट है इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, तो आप सिंपली इसका आंसर क्या करेंगे, 24 आवर्स। आप देख सकते हैं 20 आवर्स तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो हमारा जो इसमें ओवन में लग रहे हैं, इसमें क्ले और सिल्ट में, तो इस टेस्ट को अगर हम परफॉर्म करने की बात करें, इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, टेस्ट की ड्यूरेशन हमारी कितनी रहेगी, 24 आवर्स रहेगी। इसको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे ओवन से क्या हो जाता है, हमारे हर एक टाइप के जो वाटर है ना, ऑल soil waters removed in this
इन दिस मेथड ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर या ऑल सॉइल वाटर्स जितने भी हमारे सॉइल वाटर्स होते हैं, ऑल सॉइल वाटर रिमूव्ड इन दिस मेथड, या टेस्ट बोल सकते हो, मेथड बोल लो या टेस्ट बोल लो, एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी इसमें हम बात करें तो इन दिस मेथड ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर इज रिमूव्ड एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर के अलावा जितने भी वाटर हैं इसमें, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया हमारा, कैपिलरी वाटर, पोर वाटर हो गया आपका, ठीक है, तो ये जितने भी वाटर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया आपका, तो ये सारे हम इरीगेशन में पढ़ेंगे, सारे के सारे वाटर जितना, इसलिए मैंने लिख दिया ऑल सॉइल वाटर रिमूव्ड इन दिस मेथड आर टेस्ट एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर के अलावा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने प्रॉपर इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, टेम्परेचर के बारे में, ये आगे टाइम डिटेल्स ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाइम डिटेल्स। ये हमारी टाइम की डिटेल्स हैं, और इसके पीछे वाले हम लोगों ने ये जो देखी हैं ये किसकी डिटेल्स हैं, टेम्परेचर की डिटेल्स थी हमारी। तो यहाँ पे आपको ऊपर लिख लीजिएगा, ये टेम्परेचर डिटेल्स हैं, वो किसकी आ गई हमारी, टाइम डिटेल्स आ गई। और इसके पीछे हम लोगों ने प्रोसीजर मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि किस तरीके से इस टेस्ट को हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपको इस टेस्ट को ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ा दिया है। अब आप इसको लैब में जाके भी परफॉर्म कर सकते हैं, आपको पूरा टेस्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर इसमें आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस।